Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, I am Professor Muhammad Nadeem Adil. Again with the new lesson, the application of Gauss's law. लास्ट लेसन में हमने दो एप्लीकेशंस पढ़ी थी गॉसेस लॉ की, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर, और दूसरे में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया एट ए पॉइंट ऑन ए फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। स्टूडेंट्स, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इस फिगर में हमें दिखाई गई है। इसमें हमने देखा कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों अपोजिटली चार्ज है। अगर हमने इनके दरमियान किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, फर्ज करते हैं पॉइंट P है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज के लेसन में हम ये बात पढ़ेंगे। मैंने इन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके लिहाज से सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखा, डेट इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो Q हमने यहाँ से चार्ज जो इसके अंदर टोटल प्लेट्स के ऊपर मौजूद है उसे हमने सिग्मा A से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स को हमने इस तरह एक नई फिगर में ड्रा किया। इसमें अपर प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, जबकि बॉटम पे जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। वी नो in order to apply Gauss's law we have to consider a Gaussian surface, and Gaussian surface may be of any shape। पहले वाले में हमने देखा उसे स्फीयर की शक्ल में लिया था पहली एप्लीकेशन में, दूसरी एप्लीकेशन में हमने उसे एक सिलेंडर की शक्ल में लिया, थर्ड एप्लीकेशन में हम इसे एक हॉलो मेटल बॉक्स की सूरत में ले रहे हैं, जिसका अपर पार्ट जो है ये टॉप प्लेट के अंदर मौजूद है, जबकि इसका बॉटम पार्ट जो है मेटल बॉक्स का ये बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स मौजूद है। कैलकुलेट करते हैं कि इस दो चार्ज अपोजिटली प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पर किस तरह हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारे पास बॉक्स नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे अलहदा से ड्रा करके दिखाऊं तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये मेटल बॉक्स अगर हम 3 डायमेंशन में इस तरह से ड्रा करें तो बेटा ये कुछ इस तरह की शक्ल हमारे पास नज़र आ रही है। ये इसकी अपर फेस है, ये इसकी राइट साइड की फेस है, ये इसकी लेफ्ट साइड की फेस है, ये इसी तरह बॉटम पे फेस मौजूद है, ये इसके फ्रंट पर मौजूद है और एक इसकी बैक पर मौजूद है। तो ये मेटल बॉक्स जो है कुछ इसी तरह से हमारे पास नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी राइट और लेफ्ट साइड पे एरिया वेक्टर्स ड्रा करूं तो उनकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, और टॉप पे जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह यहाँ बॉटम पर एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें मालूम है लेफ्ट और राइट साइड पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बॉक्स के। मैंने इसे लिखा कि इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? बिकॉज थीटा बिटवीन E एंड A इज 90। ये देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो मैंने लेफ्ट और राइट पे जो फ्लक्स था उसको φ1 से डिनोट किया, फार्मूला लिखा कॉज ऑफ द एंगल थीटा के साथ, और थीटा की वैल्यू चूँकि 90 है तो φ1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इसे इक्वेशन 1 हमने मार्क कर लिया। फ्लक्स थ्रू बॉटम पे अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को φ2 के साथ लिखा E डॉट A, थीटा की वैल्यू 0, तो इसे हमने जब कैलकुलेट किया तो φ2 EA के इक्वल आ गया। इस इक्वेशन नंबर 2 हमने मार्क कर ली। फ्लक्स थ्रू टॉप सरफेस। अब जरा टॉप सरफेस की बात करते हैं। टॉप सरफेस देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है इसका मतलब यहाँ कोई चार्ज मौजूद नहीं है, क्योंकि चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसलिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना होने के बायस E की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, तो φ3 टॉप पे हमारे पास 0 आ गया। टोटल फ्लक्स इस मेटल बॉक्स से जो निकल रहा है उसे हमने φE से डिनोट कर दिया, डेट इज φ1 प्लस φ2 एंड φ3। इनकी वैल्यूज को पुट किया तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ गई। स्टूडेंट्स, गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज होता है।
चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये मेरे पास 5E1/ε0 इंटू सिग्मा ए, इक्वेशन नंबर 5 ले ली। स्टूडेंट्स अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन नंबर 4 और 5 कैलकुलेट कर ली है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो देखते हैं ई को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा ज़रा, इक्वेशन नंबर 4 में ई ए फ्लक्स के बराबर था और इधर से जो हमारे पास वैल्यू है 1/ε0 इंटू सिग्मा ए है। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं। ई की वैल्यू मेरे पास आ गई सिग्मा ओवर ε0। दिस इज द टोटल फ्लक्स ड्यू टू between two oppositely charged parallel plates। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। इसको अगर हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये आर हैट एक यूनिट वेक्टर है जिससे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि द फील्ड इंटेंसिटी इज द सेम एट द पॉइंट्स बिटवीन द प्लेट। It means that a unit positive charge anywhere between the plate would be repelled from positive and will be attracted due to negative charge plates। इसका मतलब देखिएगा, देखिए बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की तरफ से एक ही है। नेगेटिव में हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होता है। इसका मतलब अगर यहाँ हम कोई एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ये क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। ये प्लेट इसे रिपेल करेगी जबकि अपोजिटली चार्ज प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी। स्टूडेंट्स आज का जो लेसन था उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।